प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने प्रथम सत्र में गद्य दर्पण और कथा सिंधु से 3 कहानियां पढ़ी और गद्य दर्पण से 2 पाठ पढ़े, 2 निबंध, एक उत्साह नामक निबंध और भाभी नामक पाठ हमने गद्य दर्पण से पढ़ा। और अब हम कथा सिंधु से 3 कहानियां पढ़ी और उन कहानियों के नाम हैं सदगति, छोटा जादूगर और प्रायश्चित। आज हम चीफ की दावत नामक कहानी का सारांश और उस पाठ के पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। इस कहानी को जानने से पहले हम कहानी के लेखक का परिचय जानेंगे। कहानीकार का परिचय। इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी का जन्म सन 1915 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ। समकालीन कथा साहित्य में भीष्म साहनी जी एक चर्चित व्यक्तित्व हैं। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी में एमए पास किया। देश के विभाजन के पश्चात दिल्ली गए। कुछ वर्षों तक दिल्ली में ही अध्यापन किया। फिर अनुवाद कार्य से जुड़कर कुछ समय सोवियत रूस में बिताया। वे अफ्रो एशियाई लेखक संघ तथा साहित्य अकादमी के शीर्ष पदों पर रहे। वे कथा साहित्य के अलावा नाट्य जगत से भी जुड़े रहे। अनेक नाटकों एवं फिल्मों में उन्होंने सक्रिय भाग लिए, सक्रिय भूमिका निभाई। विभाजन की त्रासदी एवं मध्यवर्गीय जीवन का खोखलापन इनकी कहानियों के विषय रहे हैं। दलित शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति लिए भीष्म साहनी की कहानियां साम्यवादी विचारधारा के करीब हैं, किंतु इनकी कहानियों में साम्यवाद वैचारिकता के स्तर पर न होकर संवेदना के स्तर पर उभारा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तमस, मैया दास की माड़ी, भटकती राख, भाग्य रेखा, पहला पाठ और झरोखे आदि। सहज भाषा का प्रयोग भीष्म साहनी की कहानियों की विशेषता है। कहानी का सारांश। चीफ की दावत कहानी का सारांश इस प्रकार है। चीफ की दावत मध्यवर्गीय जीवन में आ रहे पीढ़ियों के अंतराल की कहानी है। श्यामलाल अपने घर चीफ को दावत पर बुलाते हैं। चीफ अमेरिकन है। उसके खुश हो जाने पर तरक्की मिलना निश्चित है। दावत की शाम घर की सभी चीज़ों को ठीक चीफ के अनुरूप बनाने की चेष्टा की जाती है। समस्या है सिर्फ माँ की। माँ बूढ़ी और पुरानी है। चीफ और दावत में आए मेहमानों से उसके मिलने पर श्यामलाल उपहास के पात्र बन सकते हैं। अतः प्रयास किया जाता है कि माँ को उन सभी लोगों से दूर रखा जाए। खेल बिगड़ जाता है और माँ तथा चीफ आमने सामने आ जाते हैं।
चीफ माँ को वहाँ से जाने नहीं देते तथा पंजाबी लोकगीत सुनाने का आग्रह करते हैं। माँ श्यामलाल की सोच के विरुद्ध अपने हुनर से उपस्थित मेहमानों एवं चीफ को प्रसन्न करते हैं। चीफ माँ के हाथों बनी फुलकारी लेने के लिए दोबारा आने का वायदा कर वापस लौटते हैं। माँ की उपस्थिति एवं उसके महत्व को चीफ के द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात श्यामलाल के लिए माँ अचानक ही मूल्यवान सिद्ध होती है। जो बेकार थी वही तरक्की का जरिया बन जाती है। आज पारिवारिक जीवन में माता पुत्र आदि संबंधों में वृद्ध माँ के प्रति प्रेम, अपार आदर आदि भावनाएं लुप्त होती जा रही है। नौकरी में पदोन्नति तथा धन की लालसा में श्यामलाल जैसे व्यक्ति अपनी जन्मदात्री को निरुपयोगी वस्तु मानते हैं। इसके उपरांत भी माता का पुत्र के प्रति प्रेम हृदय को द्रवित कर देता है। आधुनिक जीवन शैली की कृत्रिमता का इसमें मार्मिक उद्घाटन किया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है चीफ की दावत की तैयारियों से। श्यामलाल चीफ को दावत देते हैं क्योंकि उन्हें पदोन्नति मिलने की उम्मीद थी। उनके चीफ अमेरिकन हैं। श्यामलाल उन्हें अपने घर दावत पर बुलाकर खुश करना चाहते हैं। वे घर की सजावट भी उन्हीं के अनुरूप करने की चेष्टा करते हैं। पत्नी भी उनके कार्यों में हाथ बटाती है, किंतु माँ उनके लिए एक समस्या बन जाती है क्योंकि वे नहीं चाहते कि माँ चीफ के सामने आए। माँ बूढ़ी और पुरानी जमाने की है, इसीलिए माँ को दूर रखा जाता है। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया जाता है। घर का फालतू अर्थात बेकार सामान अलमारियों के पीछे पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। वे माँ से जल्दी खाना खाकर सोने के लिए कहते हैं, किंतु सो जाने पर माँ के खर्राटे समस्या बन सकते थे, इसलिए वे माँ को तैयार करवाकर एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। वे माँ को पैर नीचे रखकर बैठने को कहते हैं, किंतु माँ को नींद आ जाती है और उन्हें जागते रहने की चेतावनी देते हैं। इसके बाद वह कुर्सी पर पैर रखकर सो जाती हैं और खर्राटे लेने लगती हैं। जब ड्रिंक होने के बाद चीफ वहां आते हैं तो यह दृश्य देख लेते हैं और श्यामनाथ शर्मिंदा हो जाते हैं। यह सब देखकर श्यामनाथ को बहुत क्रोध आता है, किंतु चीफ और उनकी पत्नी माँ पर सहानुभूति दिखाते हैं। जब श्यामनाथ माँ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं तो चीफ माँ को वहाँ से जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें गांव के लोग बहुत पसंद होते हैं। वे श्यामनाथ से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ गांव के लोकगीत और नृत्य भी जानती है? फिर श्यामनाथ माँ से गाने को कहते हैं तो वह उत्तर देती है कि मैं क्या गाऊंगी बेटा। फिर श्यामनाथ कहते हैं कि मेहमानों का कहा नहीं टालते, तो वह
एक पुराना विवाह का गीत सुनाती है, जिससे मेहमान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सारा बरामदा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? उन्होंने कहा, दुकानों। फिर श्यामनाथ कहते हैं कि वो उन्हें अच्छा सा गिफ्ट लेकर दे देंगे। तो साहब कहते हैं कि उन्हें दुकानों की वस्तु नहीं चाहिए, पंजाब के घरों में बनी कोई चीज़ उन्हें चाहिए। तो माँ से श्यामनाथ फुलकारी लाने को कहते हैं। माँ अपनी पुरानी फुलकारी लाकर दिखाती है। साहब बहुत खुश हो जाते हैं। तो श्यामनाथ नई फुलकारी बनवाकर देने का साहब को वादा करते हैं, क्योंकि वह फुलकारी पुरानी थी और कहीं कहीं से उसके धागे टूट गए थे। इसलिए श्यामनाथ साहब को पुरानी फुलकारी नहीं देते, नई फुलकारी बनाकर देने का वादा करते हैं और माँ से फुलकारी बनाने का आग्रह करते हैं। बेटे की बात माँ ने बेटे की बात सुनकर माँ ने डरते हुए कहा, अब मेरी आंखें कहाँ है बेटा? बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मेहमानों के जाने के बाद श्यामनाथ की सारी चिंता दूर हो गई। उसने माँ को गले लगा लिया। यह देखकर माँ की आंखें भर आई और उन्होंने बेटे से हरिद्वार जाने की इच्छा प्रकट की। तो श्यामनाथ माँ से कहते हैं कि माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। बेटे की बात सुनकर माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका चुर्रियों भरा मुख खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी और वह बोली, तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। इसके बाद माँ का दिल बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बूढ़ी माँ श्यामनाथ के चिंता का कारण थी, वह अचानक ही मूल्यवान सिद्ध हो जाती है। जो बेकार थी वही तरक्की का जरिया बन जाती है। उनके फुलकारी बनाने की ताकत नहीं थी, फिर भी वह बेटे की तरक्की के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। आजकल माँ बेटे के संबंध में प्रेम आदर भावनाएं प्रायः लुप्त होती जा रही हैं। श्यामनाथ अपनी नौकरी में तरक्की के लिए जिस माँ को खतरा मानते थे, उसी के द्वारा उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसमें पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और माँ की ममता का सजीव चित्रण किया गया है। इस प्रकार यह पाठ का सारांश यहीं समाप्त होता है। अब मैं श्यामनाथ का चरित्र चित्रण बताने जा रही हूँ। मिस्टर श्यामनाथ चीफ की दावत नामक कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। श्यामनाथ एक दफ्तर में काम करते हैं। वह नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं, इसीलिए वह अपने चीफ को दावत पर बुलाते हैं। उसके चीफ अमेरिकन हैं। उन्हें खुश करने के लिए वह उनके अनुसार तैयारियां करता है, किंतु उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए
समस्या बन जाती है। वह बूढ़ी माँ को साहब के सामने नहीं आने देना चाहते, क्योंकि माँ पुराने ज़माने की और बूढ़ी है। वह नए ज़माने के लोगों के ख्यालों को नहीं जानती। वह सोती है तो खर्राटे लेती है और कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठती है। बेटे को माँ की ये आदतें पसंद नहीं है, इसीलिए वे माँ को उन लोगों से दूर रखने के लिए कहते हैं और जागते रहने की हिदायत भी देते हैं। माँ को सबसे अलग बंद कमरे में बैठने को कहते हैं, लेकिन वही माँ उनकी तरक्की का कारण बनती है। चीफ उस माँ के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। उसके द्वारा पंजाबी लोकगीत सुनते हैं और प्रशंसा करते हैं और उनके हाथों से बनी फुलकारी की मांग करते हैं। इस पर शामनाथ भी अपनी माँ से बहुत खुश हो जाते हैं। उनसे फुलकारी बनाने की शक्ति न होने पर भी बेटे की तरक्की के लिए वह फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। शामनाथ अपनी नौकरी में पदोन्नति तथा धन की लालसा दिखाकर माँ को निरुपयोगी वस्तु मानते हैं। वही माँ उनकी तरक्की का माध्यम बन जाती है। इसमें चित्रण किया गया है। अंत में माता का पुत्र के प्रति प्रेम हमारे हृदय को द्रवित कर देता है। अपने स्वार्थ के लिए शामनाथ उन्हें हरिद्वार भी नहीं जाने देना चाहते और उनसे फुलकारी बनाने का आग्रह करते हैं। इस प्रकार जो है चीफ की दावत नामक कहानी यही समाप्त होती है। इसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। उन्होंने इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जनरेशन गैप के बारे में बताया है। यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।